भारत का इतिहास बड़े बड़े साम्राज्यों की कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एक ऐसा साम्राज्य भी था जिसने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि राज करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। एक ऐसा दौर जो 12वीं सदी से शुरू होकर 15वीं सदी तक चला और जिसने आने वाले भारत की नींव पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए आज इसी के बनने की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक सवाल, जरा सोचकर देखिए, क्या होता अगर भारत की राजधानी दिल्ली ना होती? आज तो हमें ये बहुत नॉर्मल लगता है ना कि भाई दिल्ली ही तो सत्ता का सेंटर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमेशा से ऐसा था? जवाब है नहीं। असल में सदियों तक दिल्ली का नामो निशान भी नहीं था राजधानी के तौर पर। इसका महत्व बढ़ना शुरू हुआ 12वीं सदी में आकर। इससे पहले तो सत्ता के जो असली बड़े केंद्र थे वो कहीं और ही थे। जैसे मान लीजिए दक्षिण में कावेरी डेल्टा, जहां ताकतवर चोल साम्राज्य का दबदबा था। तो फिर सवाल वही है कि आखिर दिल्ली एक गुमनाम से शहर से उठकर एक इतने बड़े साम्राज्य की राजधानी बनी कैसे? चलिए इसी अप्रत्याशित सफर को देखते हैं। देखिए, दिल्ली का एक राजधानी के तौर पर सफर शुरू होता है तोमर राजपूतों के साथ। लेकिन जैसा कि होता है, सत्ता का पहिया हमेशा घूमता रहता है और 12वीं सदी के बीच आते आते अजमेर के चौहान शासकों ने तोमरों को हरा दिया और इस बेहद जरूरी शहर पर अपना कब्जा जमा लिया। तो तोमरों और चौहानों के राज में दिल्ली सिर्फ एक किला नहीं था। नहीं, ये तो व्यापार का एक धड़कता हुआ केंद्र बन चुका था। यहाँ पर बड़े बड़े अमीर जैन व्यापारी रहते थे, शानदार मंदिर बन रहे थे और यहाँ तक कि देहलीवाल नाम के सिक्के भी यहीं ढाले जाते थे। लेकिन असली गेम चेंजर या कहिए असली भूचाल तो आया 13वीं सदी के शुरुआत में, जब दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। बस इसी एक घटना ने दिल्ली को एक मामूली से शहर से उठाकर एक बहुत बड़े साम्राज्य के दिल में लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो सल्तनत की स्थापना हो गई, लेकिन अब सोचिए, इतने बड़े और इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को चलाना ये कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। तो सवाल उठता है कि सुल्तानों ने इसे संभाला कैसे? उन्होंने शासन चलाने का कौन सा मॉडल तैयार किया? और हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि दिल्ली सल्तनत किसी एक खानदान का राज नहीं था। नहीं, ये तो 5 अलग अलग राजवंशों का एक लंबा सिलसिला था, जो शुरुआती तुर्की शासकों से शुरू हुआ और फिर खलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी वंश तक चला। कुल मिलाकर लगभग 320 साल। अब जरा एक सुल्तान की जगह खुद को रखकर देखिए। साम्राज्य फैला है बंगाल से लेकर सिंध तक। सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? जवाब है भरोसेमंद लोग। ऐसे प्रशासक और सूबेदार चाहिए जो सिर्फ काबिल ही न हो बल्कि पूरी तरह से वफादार भी हों। अब सवाल ये है कि ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ? तो इसी चुनौती का एक जवाब था इक्ता सिस्टम। अब ये था क्या? ये एक तरह की जमीन देने की व्यवस्था थी। सुल्तान अपने मिलिट्री कमांडरों को इक्ता यानी एक इलाका दे देते थे। इन कमांडरों को कहते थे मुक्ति और इनकी जिम्मेदारी होती थी उस इलाके से टैक्स वसूलना, अपनी सेना को मेंटेन करना और वहां लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। और बदले में जब भी सुल्तान को जरूरत पड़ती, ये कमांडर अपनी सेना के साथ हाजिर हो जाते थे। लेकिन सुल्तानों ने एक और बहुत ही अनोखा, कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी तरीका अपनाया, खासकर सुल्तान इल्तुतमिश ने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़े बड़े जमींदारों या शहजादों पर भरोसा करने की जगह अपने खास गुलामों को बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया। फारसी में इन गुलामों को बंदगान कहा जाता था। इन्हें खास तौर पर मिलिट्री सर्विस के लिए खरीदा जाता था और फिर बड़ी मेहनत से ट्रेन किया जाता था। अब देखिए, इनकी पूरी जिंदगी, इनकी तरक्की, सब कुछ इनके मालिक यानी सुल्तान पर ही तो निर्भर थी। तो जाहिर है ये लोग बेहद वफादार होते थे और सुल्तान इन पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी दिलचस्प हो जाती है। उस जमाने में सुल्तानों को ये सलाह दी जाती थी कि एक काबिल और तजुर्बेकार गुलाम अपने सगे बेटे से भी बेहतर होता है। सोचकर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है। इसका सीधा मतलब था कि वफादारी और काबिलियत को खून के रिश्ते से भी ऊपर रखा जा रहा था। लेकिन देखिए, जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो वो बिना विवाद के तो आता नहीं। गुलामों और जिन्हें निम्न वर्ग का समझा जाता था, उन्हें इतने ऊंचे पद देने से समाज में एक तनाव सा पैदा हो गया। और इसी उथल-पुथल भरे दौर में हमें एक ऐसी शासक भी देखने को मिलती हैं जिन्होंने उस वक्त की सारी परंपराओं को सीधी चुनौती दे दी। साल था 1236 और दिल्ली के तख्त पर
एक ऐसा चेहरा बैठा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वो थी सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रज़िया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक असाधारण घटना थी, क्योंकि उस दौर के समाज में एक महिला का सुल्तान बनना कोई सोच भी नहीं सकता था। और हैरानी की बात तो ये है कि उस वक्त के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, मिन्हाज-ए-सिराज। वो भी ये मानते थे कि रज़िया अपने सभी भाइयों से कहीं ज़्यादा काबिल और लायक हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक औरत का राज करना समाज के नियमों के खिलाफ लगता था। और यही सोच बाकी दरबारियों की भी थी। वो उनके आज़ाद तरीके से शासन करने से बिल्कुल खुश नहीं थे। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? इसी विरोध की वजह से सिर्फ 4 साल बाद 1240 में उन्हें तख्त से हटा दिया गया। और रज़िया अकेली नहीं थीं जो इस तरह की चुनौतियों से जूझ रही थीं। यहाँ 2 महिला शासकों की रणनीतियों में फर्क देखना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ थी रज़िया, जिन्होंने बिना डरे अपने सिक्कों पर और लिखवाकर खुलेआम ऐलान किया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी दौर में वारंगल की रानी थीं रुद्रमा देवी। उन्हें समाज में अपनी जगह बनाने के लिए अपने शिलालेखों में खुद को एक मर्द के तौर पर पेश करना पड़ा। 2 रानियां, 2 बिल्कुल अलग तरीके। सल्तनत में टेंशन की एक और बड़ी वजह थी, सुल्तानों ने समाज में जो ऊंच नीच की व्यवस्था थी उसे तोड़ना शुरू कर दिया। खास तौर पर खलजी और तुगलक वंश के शासकों ने, जिन्हें छोटे कुल का समझा जाता था, उन लोगों को भी बड़े बड़े राजनीतिक पद दे दिए। अब इस कदम ने जो पुराने जमे जमाए सरदार और अमीर लोग थे उनको बहुत नाराज कर दिया, और इससे सल्तनत के अंदर ही एक और दरार पड़ गई। और सुल्तान मोहम्मद तुगलक, वो तो इस मामले में सबसे 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने अजीज खुमार, जो शराब बनाते थे, फिरोज हज्जाम, एक नाई, और तो और लड्ढा और पीरा नाम के 2 मालियों को बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर बिठा दिया। अब जरा सोचिए कि उस वक्त के अमीरों और सरदारों पर क्या गुजरी होगी। 14वीं सदी के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने तो इन नियुक्तियों को सुल्तान की सियासी समझ का खात्मा और सल्तनत के पतन का साफ साफ संकेत तक कह डाला था। तो सल्तनत के अंदर झगड़े थे, विवाद थे, और आखिरकार ये साम्राज्य टूटकर बिखर भी गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से एक फेलियर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली सल्तनत की जो असली विरासत है ना, वो इसके राजाओं, महाराजाओं या राजवंशों में नहीं है, बल्कि वो है इसके शासन करने के तरीके में। भले ही दिल्ली सल्तनत एक सियासी ताकत के तौर पर खत्म हो गई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी देन, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो जिंदा रहा। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट था, एक मजबूत नींव, जिसे आने वाले राजाओं ने न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि उसे और भी बेहतर बनाया। इस विरासत की कड़ी को ऐसे समझिए। पहला स्टेप, दिल्ली सल्तनत, खासकर खलजी और तुगलक वंश ने एडमिनिस्ट्रेशन का एक मजबूत सिस्टम बनाया। स्टेप 2, फिर आए शेर शाह सूर। उन्होंने मुगलों को चुनौती दी, दिल्ली पर कब्जा किया और सल्तनत के इसी सिस्टम को और भी परफेक्ट बनाया। और फिर स्टेप 3, महान मुगल बादशाह अकबर ने इसी शेरशाह सूर के मॉडल को अपने विशाल साम्राज्य का आधार बना लिया। तो इस तरह सल्तनत की प्रशासनिक विरासत मुगलों के जरिए आगे बढ़ती चली गई। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि 800 साल पहले एक साम्राज्य को चलाने के लिए जो तरीके अपनाए गए थे, टैक्स वसूलना, अफसरों को नियुक्त करना, इलाकों को मैनेज करना, क्या वो सब पूरी तरह से इतिहास बन चुके हैं, या फिर उनके कुछ हिस्से, उनके सिद्धांत आज भी हमारी मॉडर्न गवर्नेंस के सिस्टम में किसी न किसी शक्ल में जिंदा हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।